हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप बीए के 6 सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके बीए 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 2 लिंग और समाज का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ ऑल यूनिवर्सिटी के लिए, जहाँ लिखित परीक्षा होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको अति लघु, लघु और दीर्घ तीनों प्रकार के प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ ताकि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। इसके पहले भी मैंने इसके लिए कई सारी वीडियोज़ अपलोड की हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपने सारी वीडियोस देख ली तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी 100% अच्छी हो जाएगी। और आपके पेपर नंबर 1 के लिए भी सारी क्लासेस अपलोड हैं, यूनिट्स अपलोड हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुपोषण क्या है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोषण की अव्यवस्था यानी कि पोषण की व्यवस्था अच्छी न होना, तो पोषण की अव्यवस्था तथा अनुचित ढंग को ही कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण की अवस्था में या तो समुचित मात्रा में एवं गुणों के अनुसार आहार नहीं मिल पाता अथवा आवश्यकता से अधिक मात्रा में आहार ग्रहण कर लिया जाता है। मतलब कि कुपोषण में ये दोनों ही स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति तो ये देखिए, जो बच्चे हैं, जो शिशु अवस्था है, जो बाल्यावस्था है, जो यंग लोग हैं या जो वृद्ध लोग हैं, सबके लिए अलग अलग एज के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उनके आहार का मतलब क्या, उनका भोजन यानी उनके डाइट में जो भी पोषक तत्व एक उचित मात्रा में होने चाहिए, जैसे विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, जितने भी पोषक तत्व हैं सही मात्रा में होने चाहिए। अगर उनकी मात्रा आवश्यकता से कम है तो भी हम उसको कुपोषण कह सकते हैं, और आवश्यकता से अधिक है मतलब जितनी चाहिए उससे ज़्यादा पोषक तत्व आप ले रहे हैं अपने आहार में, तो उसको भी कुपोषण कह सकते हैं। तात्पर्य यह है, यानी कुपोषण से तात्पर्य यह है कि आहार का असंतुलित होना अथवा अपर्याप्त होना, यानी आपका जो भोजन है वो असंतुलित है या अपर्याप्त है अथवा आवश्यकता से अधिक होना, ये सब कुपोषण की ही दशाएं हैं। और कुपोषण के परिणाम स्वरूप कई रोग भी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि कुपोषण के परिणाम स्वरूप बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे रतौंधी रोग, प्लूरिसी रोग, हृदय रोग, गाइटर आदि रोग सामान्य रूप से कुपोषण के ही परिणाम स्वरूप होते हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, परिवार को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज़ फैमिली, फैमिली क्या है। जब आप लोग बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में थे या जब सेकंड सेमेस्टर में थे तभी भी मैंने आपको परिवार के बारे में पढ़ाया था, बहुत ही अच्छे से समझा कर पढ़ाया था। अब तो आप लोग बीए के अपने फाइनल सेमेस्टर में आ चुके हैं, 6 सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो फैमिली क्या है ये आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये आपके अति लघु में पूछ सकता है। तो आज की वीडियो में हम अति लघु, लघु, दीर्घ उत्तर ये सभी प्रश्नों के उत्तर को देख रहे हैं। मैकाइवर और पेज ने इसे यौन संबंधों पर आधारित एक छोटा सा समूह कहा है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार यही डेफिनेशन है, या उन्होंने यही कहा है कि यौन संबंधों पर आधारित एक छोटा सा समूह परिवार है। तो परिवार क्या है, एक समूह है, एक संस्था है, और इसमें क्या होता है कि माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं, यानी शादी के बाद यौन संबंधों के माध्यम से जो संतान उत्पन्न की जाती है, उनके द्वारा जो फैमिली बनती है वो सब क्या है, परिवार है। जो बच्चों को पैदा करना, देखिए क्या लिखा है, यौन संबंधों पर आधारित एक छोटा सा समूह कहा है जो बच्चों को पैदा तथा उनका लालन पालन करने में सक्षम होता है। उनके अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर ही आधारित होता है तथा बच्चों को पैदा कर उनका पालन करने में सक्षम होता है। क्योंकि जब भी एक महिला और एक पुरुष की शादी होती है तो यौन संबंधों के माध्यम से वो संतान उत्पन्न करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो वही क्या है, फैमिली है, परिवार है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जाति की 2 विशेषताएं लिखिए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका पेपर नंबर 1 है उसके लिए भी क्लासेस अवेलेबल हैं, 8 यूनिट्स कंप्लीट करा दी गई है, मॉडल पेपर सब कुछ अपलोड है, तो आप उसके लिए भी चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो जाति की 2 विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली विशेषता तो ये है कि जाति में जन्म के आधार पर व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण होता है, यानी आप जिस जाति में जन्म ले लेते हैं उसी जाति के आधार पर, यानी जन्म के आधार पर ही आपकी जो स्थिति है सोसाइटी में वो निश्चित हो जाती है कि आप जिस जाति के हैं आप हमेशा के लिए अपने पूरे जीवन उसी जाति के रहेंगे, आपकी वही स्थिति रहेगी। अगर आपकी जाति ऊंची है या निम्न है तो आपकी वही स्थिति परिस्थिति निर्धारित हो जाती है जन्म से।
व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विशेष जाति में शामिल नहीं हो सकता। जो जिस जाति में पैदा हो गया वो अपनी ज़िंदगी भर उसी जाति का होगा, वो अपनी जाति को बदल नहीं सकता। जन्म के आधार पर जाति में सदस्यता मिलने के कारण यह व्यक्ति की मृत्यु प्रयत्न तक साथ रहती है। मतलब जन्म के आधार पर ही तो जाति मिलती है। जिस जाति में पैदा हो गए वो आपकी जाति है, तो आपके मरते टाइम तक वही आपकी जाति होगी। अतः हम जाति को परिवर्तित नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। जाति की दूसरी विशेषता है कि जाति में विवाह संबंधी नियम भी रहते हैं। मतलब अपनी जाति के बाहर शादी नहीं करना। जिस जाति की सदस्यता हमें प्राप्त रहती है, यानी हम जिस जाति में पैदा हो गए उसी जाति में हमें विवाह करना होता है। इसे जाति व्यवस्था को, मतलब इस तरह की जाति व्यवस्था को अंतर्विवाही कहते हैं। जाति के बाहर विवाह करना जाति के नियमों का उल्लंघन है और हर जाति अपने जाति के लोगों को ये प्रतिबंध लगा देती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के बाहर शादी विवाह नहीं कर सकता। जिस जाति में आप पैदा हो गए आपको उसी जाति के लड़की या लड़का से शादी करनी है। और अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है, सोसाइटी में आपको इज्जत नहीं मिलती, आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। समाज को परिभाषित कीजिए। तो ये आपके लिए वेरी शॉर्ट में यानी अति लघु में पूछ सकता है। तो यहाँ पे 4 डेफिनेशन हम देखेंगे, 4 परिभाषा हम समाज की देखेंगे। पहली डेफिनेशन है थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग। ये लिखते हैं कि मानव समाज के अपने ही अनिरुद्ध स्वभाव के परिणाम से बचने के लिए मनुष्य ने जो साधन बनाया है उसी को समाज कहते हैं। दूसरी परिभाषा है एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग। ये लिखते हैं कि मानव समाज के पारस्परिक संबंधों में मितव्ययिता के कृत्रिम उपाय का नाम समाज है। तीसरी डेफिनेशन है गिडिंग्स के अकॉर्डिंग। ये लिखते हैं कि समाज स्वयं एक संघ होता है, एक संगठन है, एक औपचारिक संबंधों का पुंज है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधित हैं। और चौथी डेफिनेशन है राइट महोदय के अकॉर्डिंग। ये लिखते हैं समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों का समूह ही नहीं है, समूह में रहने वाले व्यक्तियों के जो पारस्परिक संबंध बनते हैं उन संबंधों के संगठित रूप को ही समाज कहा जाता है। तो ये चारों डेफिनेशन बहुत ही इजी हैं, तो आप इन डेफिनेशन को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समाजीकरण क्या है। समाजीकरण का अर्थ बताइए। तो समाजीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बालक समाज की विधियां सीखते हैं और उन विधियों को अपने व्यक्तित्व का एक अंग बना लेते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति मानव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया का आधार सामाजिक अंतःक्रिया है। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि समाज में व्यक्ति के समंजन के लिए कुछ दशाएं निर्धारित हैं। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो कुछ सीख कर पैदा नहीं होता। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसका जो परिवार है उसे चीज़ों को सिखाने लगता है कि समाज में किस तरह रहना है, क्या सही है, क्या गलत है। और धीरे धीरे जब बड़ा होता है स्कूल जाता है, स्कूल में जाकर भी हर एक चीज़ को सीखता है कि समाज में किस तरह व्यवहार करना है, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है और पढ़ना क्यों ज़रूरी है, एक्सेट्रा सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। तो और जो समाजीकरण की प्रक्रिया है ये जीवन मतलब जब तक उम्र है तब तक चलती है। मतलब आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है समाजीकरण। इंसान मर जाता है लेकिन सीखने की जो प्रक्रिया है वो कभी समाप्त नहीं होती। कहा जाता है ना कि आप बूढ़े हो जाएंगे मगर शिक्षा कभी बूढ़ी नहीं होगी। आप बूढ़े होकर भी पढ़ सकते हैं और आपका ज्ञान दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। जितना आप पढ़ेंगे, जितनी आपकी उम्र बढ़ेगी, तो क्या है हर एज में इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। तो समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जो उसे बताती है कि समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार से ज़िंदगी गुजारना है, समाज में रहकर क्या सही है, क्या गलत है, उसकी संस्कृति क्या है और उसको किस हिसाब से रहना है। इन दशाओं का निर्धारण समाज स्वयं करता है। देखो हर समाज की अलग अलग संस्कृति है। समाज व्यक्ति का एक सक्रिय सदस्य बनाता है ताकि वह समाज द्वारा निर्धारित सामाजिक नियमों का व्यवहार के प्रतिमानों का अनुसार पालन करे। मतलब कि समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया और अपने समाज की संस्कृति को सीख कर उस हिसाब से व्यवहार करता है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लैंगिकता से क्या आशय है। यहाँ पर जो भी प्रश्न अब आप देख रहे हैं ये आपके लॉन्ग के लिए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपके लॉन्ग में ये सारे प्रश्न बनेंगे, यानी सेक्शन बी और सी में आपके लिए लॉन्ग ही होता है। सेक्शन बी आपका शॉर्ट है, सेक्शन सी आपका लॉन्ग है। तो इसमें 200 में आपको आंसर देना है, सी में 500 में आंसर देना है। तो ये क्या आप इसको भी छोटा नहीं कर सकते, 200 है और ये 500 वाला तो ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर आप चीज़ों को समझे रहेंगे तो लॉन्ग में आएगा या शॉर्ट में आ जाएगा तो आप इजीली लिख लेंगे। तो लैंगिकता से क्या आशय है, ये क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
लिंग के आधार पर ही लैंगिकता का निर्माण होता है। समाज में 3 प्रकार के जेंडर पाए जाते हैं, जिसमें से 2 प्रमुख सामाजिक संरचना का अंग माने जाते हैं। पहले है पुरुष लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। तो 3 वैसे तो पाए जाते हैं, लेकिन 2 को ही महत्व दिया जाता है, सामाजिक संरचना का अंग माना जाता है, पुरुष और महिला। स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग। पुरुष लिंग क्या है? भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में पुरुष लिंग का विशेष महत्व माना जाता है। जो सामाजिक संरचना है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, इसमें जेंडर का विशेष ध्यान रखा जाता है। पुरुष कर्ता के रूप में पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है तथा उसे आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुष कर्ता के रूप में पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आपके घर में मुखिया कौन है? आपके पिताजी हैं, आपके फादर हैं, तो वो कर्ता हैं। आपके कर्ता जो कहेंगे आप उनको मानेंगे, उनकी बात आप टाल नहीं सकते। आपके पिता जो कहते हैं, क्योंकि वो मालिक हैं। तो सोसाइटी जो है पुरुष को किस नज़र से देखती है कि परिवार का मुखिया वही है, घर का कर्ता वही है और घर की आर्थिक शक्ति भी वही है। कमा कर लाने का काम अपने परिवार के लिए उसी का है। अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना किसे है? पुरुष को है। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक शक्ति है, वही कमा कर लाएगा, बाहर जाएगा, कमाएगा, कमा कर लाएगा। और जो दूसरा है वो स्त्रीलिंग है, यानी बहिष्कृत वर्ग। तो बहिष्कृत वर्ग महिलाओं को क्यों कहा गया है? क्योंकि हमेशा पुरुषों से इन्हें निम्न समझा गया है। आप जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं या हिस्ट्री आप उठाकर पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए अलग अलग प्रकार के आंदोलन चलाए गए, क्योंकि महिलाओं की जो स्थिति थी पहले बहुत ही शोचनीय थी, खराब थी। लेकिन आज आप देखेंगे हर एक फील्ड में महिला आगे है। आज महिला IAS, PCS, IPS ऑफिसर बन रही है। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पायलट, यानी जहाज़ तक उड़ा रही है कौन? महिला। तो अब महिलाएं बहुत आगे पहुंच चुकी हैं, बट प्राचीन टाइम में ऐसा नहीं था। महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत शोचनीय थी, बहिष्कृत थी। तो जेंडर के रूप में स्त्रीलिंग हमेशा समाज के हाशिए पर चला गया, यानी हाशिए का मतलब बहुत ही निम्न स्तर था महिलाओं का, और इन्हें यहाँ तक कि शिक्षा भी देने का कोई अधिकार नहीं था। और आप जब पढ़ते हैं भारत का आधुनिक इतिहास, आप पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जब आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि अलग अलग धर्म सुधारकों ने, समाज सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किया, जिसमें सबसे पहले आप देखते हैं राजा राम मोहन राय जी ने भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उसके अलावा आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, दयानंद सरस्वती को देखेंगे, स्वामी विवेकानंद को देखेंगे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को देखेंगे। ये लोग क्या, इन्होंने हमेशा से आंदोलन चलाए महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए। क्यों? क्योंकि महिलाएं हमेशा से समाज के हाशिए पर थीं। यह उपेक्षित वर्ग होता है, समाज में इनकी दोयम दर्जे की स्थिति होती है। स्त्री जेंडर को आर्थिक रूप से असहाय और निर्बल तथा कमज़ोर माना जाता है कि घर में जो रुपए पैसे हैं इन पर महिलाओं का हक नहीं है, इन्हें कमाने का अधिकार नहीं है, इन्हें बाहर जाकर काम करने का अधिकार नहीं है। इनका क्या काम है? केवल घर के अंदर रहना है, घर गृहस्थी संभालना है। और यह भी सत्य है कि स्त्रियों के पास न तो पूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण है और न ही अवसर। लेकिन आज के टाइम में महिलाएं भी हर एक फील्ड में आगे हो चुकी हैं, ये बात आप याद रखिएगा। आपका दूसरा लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्स और जेंडर में विभेद कीजिए। तो सेक्स और जेंडर में क्या अंतर, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, बात करते हैं सेक्स और जेंडर के बीच अंतर की, तो आपको इसे एकदम रट लेना है, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब कभी आप देखते होंगे किसी फॉर्म पर लिखा होता है सेक्स, तो आप वहाँ महिला हैं या फीमेल, आप मेल हैं या फीमेल, वो आप भर देते हैं। कहीं कहीं पर जेंडर लिखा होता है तो आप क्या भर देते हैं? आप मेल हैं या फीमेल, आप फील कर देते हैं। तो यहाँ उसी के बारे में कहा जा रहा है कि आखिर दोनों के बीच अंतर क्या है। लोग समझ नहीं पाते और इसे एक ही चीज़ मान लेते हैं। तो आइए जानते हैं दोनों के बीच में अंतर क्या है। लड़का क्या है और लड़की क्या है, या लिंग और जेंडर में भेद क्या है। इन सभी बातों को समझने के लिए इनका शाब्दिक अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शब्दकोश की बात करें तो उसके अनुसार लिंग व सेक्स का अर्थ निम्न इस प्रकार है। पहला है लिंग यानी जेंडर, दूसरा है सेक्स। तो व्याकरण के शब्दों का स्त्री व पुरुष विभाजन है, यानी जेंडर का मतलब है कि आप महिला हैं या पुरुष। जो जेंडर होता है वो इस बात को बताता है कि आप एक महिला हैं या आप एक पुरुष हैं। तो आपका जेंडर क्या है? अब आप बताइए, आप महिला हैं या पुरुष। तो जो पुरुष हैं वो कहेंगे मेरा जेंडर मैं मेल हूँ। महिलाएं क्या कहेंगी? अगर मेरा जेंडर पूछा जा रहा है तो मैं फीमेल हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ गए ना। अब सेक्स समझो, ये क्या है। ये विशेषताएं जो स्त्री एवं पुरुष के अंदर को स्पष्ट करती हैं। सेक्स क्या है? जो स्त्री और पुरुष के बीच अंतर को स्पष्ट करती हैं, वो वही विशेषताएं सेक्स हैं।
अब यहाँ देखो एकदम क्लियर लिखा जा रहा है कि व्याकरण के शब्दों का स्त्री व पुरुष विभाजन क्या है, जेंडर यानी लिंग। सेक्स क्या है, ये सारी विशेषताएं जो स्त्री और पुरुष के अंतर को स्पष्ट करती हैं। यहाँ पर इतने डिटेल में क्यों बता रही हूँ, ताकि आप समझ सकें। अब देखो आप ये बता रहे हो मेरा जेंडर है मैं मेल हूँ, मेरा जेंडर है मैं फीमेल हूँ। अब दोनों के बीच अंतर जो चीज़ें बता रही हैं, आप अगर एक औरत हैं एक फीमेल हैं आप मेल हैं, तो आप लोगों की बॉडी एक जैसी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ। एक महिला का पूरा बॉडी दूसरा है, एक पुरुष का पूरा बॉडी दूसरा है, तो वो क्या है, वो आपका सेक्स बता रहा है कि क्या विशेषताएं हैं जो आपके अंतर को स्पष्ट करती हैं। तो समझ में आ गया ना, सेक्स क्या है, जो महिला और पुरुष के बीच अंतर को क्लियर करती हो। जैसे आपकी बॉडी को ही आप देख सकते हैं। अब थोड़ा और नीचे देखते हैं, चलिए लिंग देखते हैं। लिंग शब्द अंग्रेजी के शब्द जेंडर का हिंदी रूपांतरण है, क्योंकि इंग्लिश में इसे जेंडर और हिंदी में लिंग कहते हैं। सामान्य लिंग शब्द का प्रयोग पुरुष व स्त्रियों के गुणों के कूलक तथा उनके समाज द्वारा उनसे उपेक्षित व्यवहारों के लिए किया जाता है। अपेक्षित व्यवहार मतलब कि महिला अगर हो तुम तो तुम्हारे ये काम है, तुम घर गृहस्थी संभालो, पढ़ लिख कर क्या करोगी, इस तरह की चीज़ें हमने बहुत प्राचीन समय में पढ़ी हैं हिस्ट्री के अंदर। और पुरुष है तो घर का कर्ता है, मुखिया है, और आर्थिक शक्ति है, कमा कर लाएगा परिवार के लिए कौन, पुरुष। तो हम महिला और पुरुष से ये इच्छा रखते हैं। फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग सामाजिक लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब सेक्स देख लो। सेक्स एक जैविक ही अवधारणा है। ओकले ने अपनी पुस्तक सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी जो कि 1972 में लिखी गई में सेक्स को परिभाषित करते हुए ये कहा है कि सेक्स का तात्पर्य इस पुरुषों अथवा स्त्रियों के जैविक विभाजन से है। उनकी जो बॉडी है अलग अलग है। यहाँ तक इस संसार में सभी जीवितों के उनके जैविक के आधार पर दो वर्गों नर और मादा में बांटा गया है। तो महिला का सब कुछ पूरा बॉडी अलग है, पुरुषों का अलग है, वो उनकी विशेषताएं हैं जो कि सेक्स है। ठीक है, आई होप कि आप डिफरेंस समझ गए होंगे। यहाँ पर एक दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अच्छे से समझते हैं। अर्थ का आधार लिंग और सेक्स। अर्थ में अंतर। लिंग मनुष्य की व्यवहारिक भावना एवं मनोभावों को प्रदर्शित करता है। सेक्स जैविक और शारीरिक विशेषता को प्रकट करता है। महिलाओं के आप देख सकते हैं पूरा फीचर अलग है बॉडी का, पुरुषों का अलग है। तो शारीरिक विशेषता को प्रस्तुत करता कौन है, सेक्स करता है। लिंग क्या बताता है आप महिलाएं या पुरुष। सेक्स क्या बताता है कि आपकी बॉडी पुरुष के बॉडी से अलग है, पुरुष की बॉडी महिला की बॉडी से अलग है। जो महिला एवं पुरुष को अलग अलग संदर्भित करता है वो। ठीक है, वर्ग क्या है, लिंग के अंतर्गत पुरुष लिंग एवं स्त्रीलिंग होते हैं, और सेक्स के अंतर्गत मेल और फीमेल यानी वर्ग, नर और मादा वर्ग। आपका अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। नारीवाद का अर्थ क्या है, या नारीवाद के बारे में स्पष्ट कीजिए। तो नारीवाद क्या होता है। नारीवाद शब्द का प्रयोग सामान्यतः उस विचारधारा और आंदोलन के लिए किया जाता है जिसका उद्देश्य सदियों से चले आ रहे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को मुक्ति दिलाना है। सदियों से चला आ रहा जो पुरुष प्रधान समाज है, यानी कि सोसाइटी के अंदर प्रधान कौन है, पुरुष। तो सोसाइटी क्या है, पुरुष प्रधान समाज है, यानी कि मालिक मुखिया कौन है, पुरुष है। महिलाओं की स्थिति शोचनीय है, खराब है, बेकार है, और हर एक चीज़ किस हिसाब से होगी जो पुरुष चाहेगा। महिलाओं को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। तो उस आंदोलन को नारीवाद कहा जाता है, जो आंदोलन ये कहता है, ये आवाज़ उठाता है कि महिलाओं को भी मुक्ति चाहिए पुरुष प्रधान समाज से। महिलाएं और पुरुष में भेद नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों में समानता होनी चाहिए। महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, वो भी पुरुषों के बराबर हैं। तो ये आवाज़ उठाने वाला आंदोलन नारीवाद कहलाता है। नारीवाद एक ऐसी विश्वव्यापी आंदोलन है जो समकालीन में नारी की अधीनस्थ और अपीड़ित स्थिति को समाप्त करके उन्हें पुरुष के समकक्ष स्थान दिलाने का आकांक्षी है। यानी कि मध्य समकालीन स्थिति में नारी की जो बेकार सी कंडीशन है उसको ख़त्म करके पुरुषों के बराबरी में खड़ा करने वाला जो आंदोलन है वो नारीवाद है। आधुनिक नारीवादी चिंतन का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से माना जाता है,
और 19वीं शताब्दी से लेकर अभी तक के वर्षों में नारीवादी गतिविधियों के अनेक रूप प्रकट हुए हैं। इसे विद्वानों ने नारीवाद की लहरों के नाम से संबोधित कर दिया। नारीवाद की पहली लहर का समय 19वीं शताब्दी से लेकर मध्य 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक माना जाता है, जबकि दूसरी लहर, यहाँ पहली लहर कब से मानी जाती है? 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक। और नारीवाद की दूसरी लहर, जिसे उग्र महिलावाद के नाम से जाना जाता है, का समय 60 के दशक के अंतिम वर्षों में माना जाता है। 60 के दशक में उपजे नारीवाद का मुख्य उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था, ये दिखाना था कि सभी महिलाएं एक ही प्रकार के शोषण का शिकार हैं। परंतु वर्तमान नारीवाद पुरुष प्रधान समाज में नारी की भिन्न भिन्न स्थिति की चर्चा तो करता ही है, साथ ही महिलाओं के आपसी संबंधों की भी विवेचना करता है, तो वही नारीवाद कहलाता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारीवाद की अवधारणा क्या है, या नारीवाद को परिभाषित कीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नारीवाद की अवधारणा क्या है? नारीवाद यह विचारधारा है जो नारी को उसका खोया हुआ स्थान, अति प्रतिष्ठा दिलाने की पक्षधर है। महिलाओं को समाज में पुरुषों के बराबर का अधिकार दिलाने वाला जो विचारधारा है, जो आंदोलन है, वो नारीवाद है। नारीवाद की अवधारणा का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में किया जाता है। नंबर 1 है, पहला पॉइंट है कि यह एक सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत है और व्यवहार है जो समस्त महिलाओं को पुरुषों के प्रभुत्व और शोषण से मुक्त कराने का आकांक्षी है, क्योंकि हमेशा से पुरुषों को ही प्रधान माना गया है। सोसाइटी क्या है? पुरुष प्रधान है। तो उसको ख़त्म करना और महिलाओं को उनका बराबर का अधिकार दिलाना कि जो कुछ पुरुष कर सकता है उन पर महिलाओं का भी अधिकार है और वो भी खुलकर जिएंगी, उन्हें भी आज़ादी चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो ये विचारधारा नारीवाद है। दूसरा पॉइंट है कि यह एक विचारधारा है जो सभी नारी यानी सभी औरतों, सभी नारी द्वेषी विचारधाराओं और व्यवहारों के विपरीत है। तीसरा पॉइंट है कि यह महिला की पुरुष के प्रति अधीनता और महिला की विश्वव्यापी उत्पीड़न की प्रकृति से संबंधित एक दार्शनिक सिद्धांत है। और चौथा पॉइंट है कि यह एक सामाजिक आंदोलन है जिसका आधार स्त्री पुरुष संघर्ष है। ये क्या है? एक सामाजिक आंदोलन है जिसका आधार क्या है? स्त्री पुरुष संघर्ष, की पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार दिलाया जाए। आगे देखिए क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो प्रारंभिक नारीवाद की शुरुआत जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा से होती है। तो जॉन लॉक के जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी अवधारणा से नारीवाद की शुरुआत होती है। जे.एस. मिल ने अनेक तर्कों के आधार पर महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर देने का प्रबल समर्थन भी किया है। बुबोयर तथा बैटी फ्रीडन जैसे लेखकों ने आगे चलकर महिला आंदोलन को प्रखर बनाया। और नारीवाद सामान्यतः यह विचारधारा और आंदोलन है जिसका उद्देश्य है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त हो। महिलाओं को हमेशा से सोचनीय समझा गया है, इनको समाज के हाशिए पर रखा गया है, इन्हें बहिष्कृत वर्ग कहा गया है। तो इस नारीवाद आंदोलन की विचारधारा ये है कि जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में जहाँ जहाँ पर पुरुष है वहाँ पर महिलाओं को भी बराबर का अधिकार दिया जाए, बराबर का स्थान दिया जाए। परंपरागत रूप से समकालीन जीवन में भी महिलाओं को अधीनस्थ और अपीड़ित स्थिति ही प्राप्त है। सिमोन दी बोवा की प्रसिद्ध जो पुस्तक है द सेकेंड सेक्स में इन्होंने विस्तार से ये भी बताया है कि स्त्री पुरुष का भेद समाजीकरण का ही परिणाम है। समाजीकरण यानी समाज से जुड़े समस्त वातावरण से उत्पन्न इस स्थिति को दूर कर समान व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों की अधिकार के रूप में मांग ही क्या है? नारीवाद है। तो नारीवाद का अर्थ और इसकी अवधारणा आपको एकदम बढ़िया से रट लेना है, याद कर लेना है, दिमाग में रख लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रम के लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है? समाज में महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति पर इसका क्या प्रभाव है? तो श्रम के लैंगिक विभाजन का क्या मतलब है और समाज में जो महिलाओं की स्थिति पुरुषों से निम्न है, खराब है, तो उसका इस पर क्या प्रभाव है? ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। क्या होता है श्रम का लैंगिक विभाजन? भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है
और श्रम का लैंगिक विभाजन तब होता है जब कार्य को लिंग के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है। कार्य के आधार पर, कार्य को, महिला और पुरुष के कार्य को, तो श्रम का मतलब महिला क्या श्रम करेगी, पुरुष क्या श्रम करेगा। तो श्रम का लैंगिक विभाजन तब होता है जब हम कार्य को, यानी जब समाज कार्य को लिंग के आधार पर बांट देता है, विभाजित कर देता है। जैसे कि कहा जाता है कि आम तौर पर घर का काम परिवार की महिलाएं करती हैं और पुरुष काम के लिए बाहर जाते हैं और महिलाओं द्वारा किए गए कामों के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है और इसके लिए किसी बुनियादी कौशल की भी आवश्यकता नहीं होती और पुरुष अपने काम के लिए कमाते हैं और काम करने के लिए उन्हें कुछ बुनियादी कौशल की आवश्यकता होती है। मतलब श्रम का लैंगिक विभाजन का मतलब ये है कि महिलाएं का काम क्या है, महिलाओं का काम क्या है, घर के अंदर रहना, घर का काम करना। और ये भी कहा जाता है कि महिलाएं घर का काम करेंगी तो उन्हें किसी स्किल्स की नीड ही नहीं है, वो पढ़ के क्या करेगी, घर में रहे, काम करे, खाना बनाए, शादी हो जाए, बच्चों को पाले पोसे, घर पर रहे, घर गृहस्थी संभाले। और पुरुषों का काम है घर से बाहर जाकर कमाना, जिसके लिए उन्हें अच्छी स्किल्स चाहिए, एजुकेशन चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, उन्हें बाहर भेज के पढ़ाया जाएगा। तो ये श्रम का लैंगिक विभाजन है कि कामों को बांट देना, महिला और पुरुष के आधार पर कामों का बंटवारा कर देना। पुरुष का काम घर से बाहर जाके कमाना, घर के बाहर जाके काम करना, जॉब करना। महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकालना है, जॉब नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, घर के अंदर का काम करना है। तो जब काम को महिला और पुरुष में बांट दिया जाता है वो श्रम का लैंगिक विभाजन होता है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं घर से बाहर ही नहीं निकलती, वे कुएं से पानी लाने के लिए, ईंधन के लिए, लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए खेतों में काम करने जाते हैं। लेकिन महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों को महत्व नहीं दिया जाता, उन्हें आवश्यक नहीं माना जाता और इनके काम के बदले इन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता। और पुरुष अगर काम करता है जाकर तो उसके काम के बदले उससे भुगतान दिया जाता है। मतलब कहते हैं घर के अंदर महिलाएं रहें, घर से बाहर जाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो ईंधन जुटाने के लिए, लकड़ियाँ, मतलब ईंधन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने, कुएं से पानी भरने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो बाहर जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें महत्व नहीं दिया जाता, उन्हें हमेशा पुरुषों से कम आंका जाता है। भले ही पुरुष और महिलाएं एक दिन में समान घंटे काम करते हैं, लेकिन पुरुषों द्वारा किया गया काम अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और महिलाओं द्वारा किया गया काम को कोई महत्व ही नहीं दिया जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि महिलाएं अपने घर तक ही सीमित हो गई हैं और घर के बाहर उनकी भागीदारी भी सीमित हो गई। परिवार और समाज के सभी महत्वपूर्ण निर्णय पुरुष सदस्य के द्वारा ही लिए जाते हैं और महिलाओं की राय बिल्कुल भी विचार नहीं की जाती। मतलब अगर महिला कोई राय दे रही है तो उस पर कोई सोच विचार नहीं किया जाता, किसके निर्णय को महत्व दिया जाता है, पुरुषों के। इससे राजनीति में एकाधिकार की स्थिति पैदा हो गई जहां केवल पुरुष ही शासन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे बढ़ती शिक्षा और जागरूकता के साथ राजनीति में लैंगिक मुद्दे उठाए जाने लगे हैं। चलिए, आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। तो लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक समानता का अर्थ है कि लिंग के आधार पर असमानता का अभाव। व्यापक अर्थ में लैंगिक समानता एक समाजशास्त्रीय अवधारणा होती है जो लिंग के आधार पर सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक क्षेत्रों में समान स्थापित करने की बात करती है। लैंगिक समानता विशेषकर अवसरों की समानता से संबंधित होती है जो बिना लैंगिक भेदभाव के विकास करने का अवसर देता है। मतलब यहाँ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, तो बिना लैंगिक भेदभाव के विकास करने का अवसर दिया जाता है। लैंगिक समानता विशेषकर महिलाओं एवं लड़कियों को पुरुषों के समान अवसर प्रदान करने से है। लैंगिक समानता का मतलब ये है कि यहाँ पर महिलाओं और लड़कियों को वो अवसर दिए जाते हैं जिनके माध्यम से वो खुद को पुरुषों के समान बना सकती हैं, ताकि उन्हें परंपरागत सोच पर आधारित सामाजिक शैक्षिक असमानता के दायरे से बाहर लाकर उनका समुचित विकास, मतलब उनको समुचित विकास का अवसर प्रदान किया जा सके। तो लैंगिक समानता से तात्पर्य, आप सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि हमेशा से जो पुरुषों को महत्व दिया गया है, तो पुरुषों के बराबर में महिलाओं को भी वो अधिकार, वो अवसर दिया जाता है कि वो खुद को हर फील्ड में आगे बढ़ा सकती है। शिक्षा जो है, पुरुषों को शिक्षा, मतलब लड़के पढ़ेंगे, लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, तो लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में बराबर अधिकार देना, लड़कों के बराबर, और जो असमानताएं हैं लड़का लड़की में, उनको ख़त्म करने के लिए लड़कियों और महिलाओं को अवसर प्रदान किए जाते हैं।
तो वही लैंगिक समानता है। देखिए, संक्षेप में लैंगिक समानता के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मतलब हम संक्षेप में इन पॉइंट्स के माध्यम से लैंगिक समानता को समझ सकते हैं। लैंगिक समानता मानव अधिकार है जो किसी को भी इंसान के रूप में पैदा होने के कारण स्वाभाविक रूप से मिलना चाहिए कि लड़की लड़का दोनों क्या है, इंसान हैं, तो दोनों को बराबर अधिकार होने चाहिए। तो इसीलिए महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें अवसर दिए जाते हैं, जो लैंगिक समानता है। दूसरा पॉइंट है, लैंगिक समानता समान व्यवहार से संबंधित प्रत्यय है जो लिंग के आधार पर भेदभाव के विपरीत प्रत्यय है। तीसरा पॉइंट है, लैंगिक समानता समान परिस्थितियों को उत्पन्न करने से संबंधित होती है जो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। और चौथा है, लैंगिक समानता उस अतार्किक भेदभाव की एक प्रतिक्रिया है जो महिलाओं के शोषण का प्रमुख आधार। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाति और वर्ग में अंतर कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा, इसलिए जाति और वर्ग में अंतर बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अंतर का पहला पॉइंट है, जाति जन्म पर आधारित होती है। आप जिस जाति में पैदा हो गए वो आपका जन्म के आधार पर आधारित हो गई। और वर्ग में पहला पॉइंट है, वर्ग जन्मगत नहीं होती, इसका निर्धारण व्यवसाय, शिक्षा और धन के आधार पर होता है। जैसे धनी वर्ग, गरीब वर्ग, ठीक है, तो पढ़े लिखे होंगे तो उच्च वर्ग हो जाएगा, जैसे गरीब होंगे तो वो निम्न वर्ग। चलिए, दूसरा पॉइंट है, जाति में जाति बहुत कुछ स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं होता, इसीलिए इसे बंद कहा जाता है कि इसको बदल नहीं सकते। आप जिस जाति में पैदा हो गए आप उसको बदल नहीं सकते। वर्ग में व्यक्ति अपनी शिक्षा, बुद्धि, व्यक्तित्व, योग्यता के आधार पर परिवर्तन भी कर सकता है, यह खुली व्यवस्था है। आप अगर बस जब पैदा हो गए आपकी फैमिली गरीब थी, लेकिन आप पढ़ लिख के बहुत आगे चले जाएं, आपको अच्छी जॉब मिल जाए, आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएं, आप कोई बड़ा बिजनेस करने लगे, तो आपके घर की जो कंडीशन है वो बदल सकती है और आप गरीब वर्ग से उच्च वर्ग में आ सकते हैं। तो आप अपनी योग्यता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, बुद्धि के आधार पर अपने वर्ग को बदल सकते हैं। तो ये खुली व्यवस्था है और जाति बंद व्यवस्था है। तीसरा पॉइंट है, जाति में पेशेगत निश्चित होते हैं। यह पेशा आमतौर में परंपरागत होता है और जन्म के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे कि कुछ लोगों का जो जाति है उनका पेशा निर्धारित होता है, जो जिस जाति में पैदा होगा उसको वही काम करना है। और वर्ग के पेशे परंपरागत नहीं होते, वरना व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम कर सकता है। अब देखिए अगला अंतर है, चौथा है, जाति में खान पान पर प्रतिबंध होते हैं। मतलब अपनी जाति के बाहर के लोगों का खाना पीना नहीं खाना है। और वर्ग व्यवस्था में कोई प्रतिबंध नहीं होता। पांचवा पॉइंट है, जाति अंतर्विवाही है, अपनी जाति के अंदर ही शादी करना है। प्रत्येक जाति में अपनी जाति के अंदर ही अपनी ही उपजाति के अंदर शादी करने का नियम होता है। और वर्ग जो है अंतर्विवाही नहीं है, इसमें एक वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग में भी शादी कर सकता है। छठा पॉइंट है, जाति प्रथा बंद व्यवस्था होने के कारण इसमें काफ़ी स्थिरता और निश्चितता पाई जाती है। और जो वर्ग प्रथा है ये खुली व्यवस्था है, इसीलिए इसमें निश्चितता और स्थिरता का अभाव होता है। उनमें धर्म, बुद्धि व शिक्षा द्वारा कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में मैंने जितने भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आप इनको तैयार कर लीजिए, बिकॉज यहाँ से 95% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।